टाइपिंग कोचिंग सेंटर में विजय का पहला दिन था। वह अपनी सीट पर बैठकर टाइप सीखने की नियमावली पुस्तिका पढ़ रहा था। तभी उसकी निगाह अचानक केबिन की गेट की तरफ गई। कजरारे नैनों वाली एक सांवली लड़की जो कि उसकी गेट की तरफ आ रही थी, वह उसे देखकर उसकी अगल बगल सीट पर आकर बैठ गई। टाइपराइटर को ठीक किया और टाइप करने में मशगूल हो गई। विजय का मन टाइप करने में नहीं लग रहा था। वह किसी भी हालत में लड़की से बातें करना चाह रहा था। वह टाइपराइटर पर कागज़ लगाकर बैठ गया और वह लड़की को देखने लगा। देखते लड़की की उंगलियां टाइपराइटर की बोर्ड पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे मानो कि हारमोनियम बजा रही हो। क्या देख रहे हो? थोड़ी देर बाद लड़की गुस्से से बोलती है, आपको टाइप करते हुए देख रहा हूँ। यहाँ क्या करने आए हो? टाइप सीखने। ऐसे सीखोगे? लड़की के स्वर में तलखी बरकरार थी। विजय लड़की से बोला, आज मेरा पहला दिन है, इसलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप टाइप कर रही थी तो मैंने देखने लगा कि आपकी उंगलियां कैसे कीबोर्ड पर पड़ रही हैं। आपको टाइप करते हुए देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी सीख जाऊंगा। यदि इसी तरह मुझे देखते ही रहोगे तो शायद मुझे आशा है कि आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। लड़की ऐसे कहती ही लड़कों को समझाती है। फिर लड़की टाइप करने में जुट गई। विजय भी कीबोर्ड को देखकर टाइप करने लगा। टाइप करने में उसका मन नहीं लग रहा था। वह बेचैनी सी महसूस कर रहा था। 10 मिनट के बाद टाइपराइटर का रिबन फंस जाता है और वह रिबन को छुड़ाने लगता है। रिबन क्यों नहीं फंसेगा जब ध्यान कहीं और है? और लड़की टाइपराइटर को थोड़ा सा अपनी ओर खींचकर रिबन को ठीक करने लगती है और वह उसे देखने लगता है। लो, अब ठीक हो गया, लड़की ने कहा। लड़की फिर टाइप करने में जुट जाती है, लेकिन विजय का मन कहाँ टाइप करने में जुटता है। वह टाइप नहीं करता। वह लड़की की बातें को ताक झाक में लगा रहता है। फिर मन ही मन लग रहा है। अचानक लड़की ने उससे पूछा तो बातें खिल गई। लगता है कि सीख भी नहीं पाऊंगा। आसार तो कुछ ऐसे ही दिखाई देते हैं। तो आपका नाम क्या है? विजय ने बात को बढ़ाने के लिए सवाल कर दिया। सरिता। अच्छा नाम है, लेकिन मुझे नाम से क्या नफरत है। क्यों? इसलिए कोई एक कारण तो हो, बताइए। यह कहते हुए सरिता अपनी सीट से उठी और पर्स कंधे पर टांगती हुई केबिन से बाहर निकल गई। विजय उसे जाते हुए देख रहा था। उसके जाने के बाद उसने टाइपराइटर पर डाले टाइपर से उसे उदास लगा। ऐसा देखकर वह सोच में पड़ जाता है। इसी दिन से विजय हवा में उड़ने लगा, रातों को छत पर घूमने लगा और तारों को गिनने लगा, उनसे बातें भी करने लगा। चांदनी रात में बैठकर कविताएं भी लिखता था। गर्मी की धूप में गुनगुनाने लगने लगी थी। दुनिया गुलाबी हो गई थी तो ज़िंदगी भी गुलाब का फूल हो गया। आँखों से नींद गायब हो गई। वह ख्यालों ही ख्यालों में पैदल कई किलोमीटर तक घूमता रहता है। क्या करे उसकी दिन जो कि उसका दिल नहीं लगता था। अपनी इस स्थिति के बारे में उसने अपने एक दोस्त को बताया तो उसने कहा, गुरु तुम्हें प्यार हो गया है। दोस्त की बात सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है और वह मन ही मन फूलकर गुदगुद हो जाता है। अगले दिन विजय ने सरिता से कहा कि आप पर एक कविता लिखी है, चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। यह भी खूब रही है। जान ना पहचान तुम मेरे मेहमान, कितना जानते हैं आप मुझे। जो भी जानता हूँ उसी के आधार पर लिखा हूँ। सरिता उसकी ही लिखी हुई कविता को पढ़ने लगती है। कविता के नीचे उसने विजय की जगह सागर लिख दिया था। सागर ने उसे देखा और कागज़ की विजय की तरफ बढ़ा दिया। विजय ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे टाइप कर दें, इसे छापने के लिए भेजना है। सरिता कुछ नहीं बोली, कागज़ के सामने रख कर टाइप करने लगी। विजय ने उसे देखता रहा। इस बात का आभास सरिता को भी था कि विजय उसे ही देख रहा है, लेकिन उसने कोई विरोध न करने के बजाय पूछा भी नहीं कि आप
क्या आप कवि हैं? बनने की कोशिश कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि मैं एक कवि बन जाऊँ, जिससे मैं भी अपना एक राग कहानी लिखूँ। कवि भगौड़े होते हैं, सरिता ने उनकी ओर देखते हुए कहा। उनकी इस टिप्पणी से विजय शक पका गया। कवि अपने खुद के लिए कविता रचता है। रचते समय वह कविता के बारे में सोचता है। उसके बाद वह कविता को अपने हाल पर ही छोड़ देता है। कविता जब संकट में होती है तो कवि कविता के पक्ष में खड़ा नहीं होता। यह आप कैसे कह सकती हो? इसके आपके पास कोई प्रूफ है? मैं समझती हूँ कि एक आदमी की ज़िंदगी भी एक कविता होती है। मेरी ज़िंदगी भी एक कविता की ही तरह है। मेरी ज़िंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं कविता भी मुझे भी अच्छी नहीं लगती है। अरे वाह, आप तो कवि हैं। अभी आपने जो कहा, क्या वह कविता है? कविता नहीं, कविता का वह प्रलाप होता है जो कि उसकी एक वेदना होती है, जो उस कविता के कारण उपजी है, जिसने मेरी ज़िंदगी की रचना की। इतना कहकर सरिता केबिन के बाहर चली जाती है। कैसी है यह ज़िंदगी, कैसी है ये? आज उन्होंने बातें अधिक की। उनके वार्तालाप को देखकर टाइप इंस्टीट्यूट चलाने वाली मैडम उनके पास आकर कह गई कि आज तो तुम काफ़ी खुश हो सरिता। बदले में सरिता केवल मुस्कुराई। विजय भी मुस्कुराया। तो क्या करें, मेरे प्यार की गंध इसी तरह है। यह एक सप्ताह तक सरिता टाइप स्कूल नहीं आई। विजय रोज़ आता रहा और निराश होकर वापस घर चला जाता है। वह सोच में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि सरिता किसी मुसीबत में है। 8वें दिन सरिता के आते ही वह पूछ बैठा कि एक सप्ताह तक क्यों नहीं आई। ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें हैं, कहते हुए सरिता अपनी सीट पर बैठ जाती है। क्या हो गया था आपको? आप क्यों नहीं आ रहे थे? ऐसी क्या मुसीबत थी? मेरी बहन जो बीए कर रही है, वह किसी लड़के के साथ चली गई। दोनों बिना शादी के ही एक साथ रह रहे हैं। ऐसा क्यों किया? उसका कहना है कि यदि वह ऐसा ना करती तो उसकी शादी ही नहीं हो पाती। इसका मतलब यही है, इसलिए वह वहाँ से भाग गई घर से। पता नहीं किस जगह पर वह रह रही है। हमारे घर के आर्थिक हालत। इतना कहकर सरिता चुप हो गई। मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने गलत किया। आज की युवा पीढ़ी विद्रोही हो गई है। वह परंपराओं को तोड़कर नई नैतिकता गढ़ रही है। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, पर माँ तो नहीं समझते ना, उसे कौन समझाएगा? हाँ, उनके लिए समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल सब चलता है। हमारा समाज बदल रहा है। बिना शादी के एक साथ रहना पश्चिमी परंपरा है, लेकिन अब ऐसा हमारे यहाँ भी होने लगा है। क्या करें, सब लोग मजबूर हैं, क्योंकि उनके मुताबिक शादी नहीं हो पा रही है। हाँ, बैठकर सपनों के राजकुमार का इंतज़ार करने में से तो बेहतर ही है ना, जो भी हाथ थाम ले उसके साथ चल दिया जाए, चाहे 4 दिन ही सही। ज़िंदगी के बाहर तो आएंगी और ज़िंदगी तो खिलखिला उठेगी। विजय को लगा कि वह कह दे कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती, हम शादी कर लेते, पर वह नहीं कह पा रहा था। वह कैसे कहता, क्योंकि उसकी बहनें तो वहाँ से चली गई थी, घर को छोड़ दिया था। जानते हो, मेरी एक बहन 12वीं में पढ़ रही है। उसका भी एक लड़के से प्रेम चल रहा है और वो दोनों एक दूसरे से भी शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। अगले साल वह बालिग हो जाएगी। वह भी उससे शादी करके घर को छोड़कर चली जाएगी। विजय के मन में आया कि वह कह दे कि अच्छा है, वह अपने ही आप पर वर खोज ले तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वैसे ही 5000 की नौकरी में तुम कौन सा राजकुमार उन्हें दे दोगे। अच्छा है कि वह अपने आप प्रेमियों के साथ भाग जा रही हैं और उनका जीवन सुखी से चल रहा है और वह अपने आप में बहुत खुश रहती हैं। बातों बातों में एक दिन सरिता ने बताया था कि उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। वह 3 बहनें हैं, उसका कोई भी भाई नहीं है। बहनों में वह सबसे बड़ी है। वह एक ऑफिस में काम करती है।
और उसके 5,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। दूसरी जगह वह काम पाने के लिए टाइपिंग सीख रही है। मैं भी सोचती हूँ कि मेरी बहनों ने जो किया वह ठीक किया, दूसरी ने जो भी किया वह भी अच्छा किया। जीवन भी एक संघर्ष है। प्रेमी से बना पति व्यक्ति भी धोखा दे सकता है और जीवन एक नरक बन सकती है। और माता पिता का खोजा हुआ राजकुमार भी यही करता है, लेकिन माँ नहीं मानती। सोचती हूँ बहुत देर हो गई, तबीयत ख़राब कर लेती है। पुराने ज़माने की है, क्योंकि वह पुराने। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और आप लोगों को यह कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। मुझे तो यह नहीं पता है कि आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है क्या नहीं लग रही है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितने सब्सक्राइब करने वाले भाई हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज़ वो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, मैं हूँ आपका एक छोटा भाई। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, प्रमोट करिए। आप सब का सपोर्ट रहेगा तो शायद मैं एक अच्छी से अच्छी कहानी बनाकर आप लोगों को सामने पेश कर सकता हूँ।